Hi guys, my dear student, वेलकम बैक मसूदन मैथ स्टडी। तो पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन बैंक 2020 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन डाले थे 1 to 29। आज मैं उससे आगे तक का देखता हूँ। तो चलिए वन क्वेश्चन 1 by 1 करके क्वेश्चन देखेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन आपका सब्जेक्टिव भी काम आएगा। क्या हम बनाएंगे पूरा डिटेल से और आपको समझाएंगे भी पूरा डिटेल से। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि कौन बहुपद है। तो बताइए आप सबसे पहले हमें बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या होती है। तो बहुपद उसे कहते हैं जहाँ चर का घात जो होती है वो आपका पूर्ण संख्या रहे और साथ में उसका जो पावर रहे वो आपका पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी कोई भी आप अगर कुछ लिखते हैं तो वहाँ संख्या जो होनी चाहिए पूर्ण संख्या होनी चाहिए x का घात और पावर हमेशा पॉजिटिव। जिससे अगर कोई व्यक्ति लिखता है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और पूछेगा क्या यह बहुपद है तो कहेंगे हाँ यह बहुपद है, क्योंकि x का जो घात है वो हर जगह आपका प्लस है और साथ में पूर्ण संख्या है। यानी बहुपद होने के लिए आपको दो बात ध्यान में रखनी है। यानी जो पावर होगा वो आपका पहली बात की पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी पावर आपका रह सकता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे। और दूसरी बात कि आपका पावर जो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। अगर हर जगह पावर आपका पूर्ण संख्या रहे और साथ में पॉजिटिव रहे तो वो 100% बहुपद होगा। जैसे कोई व्यक्ति लिख दे 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 10, आपसे पूछे कि बताओ यह बहुपद है तो आप कहिएगा बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ देखा जाए तो x का पावर प्लस 2 प्लस है, पूर्ण संख्या है, मतलब यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर रूट x की बात किया जाए तो इसको आप बाहर कीजिएगा तो x का पावर 1/2 हो जाता है। यानी यहाँ पावर 2 रहता है तो ये 2 बटा में जाएगा और यहाँ x का पावर 1 जो रहता है वो ऊपर में जाता है। जिससे अगर कोई व्यक्ति लिखता है x का क्यूब और यहाँ 4 है तो इसको रूट से हटाएंगे तो ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला आपका ऊपर जाएगा, यानी 3/4। तो यदि पावर आपका बटा में रहे माइनस में रहे तो वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। तो बहुपद होने के लिए दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि पावर पूर्ण संख्या और प्लस होनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। ये देखा जाए तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर x को हटाइएगा तो 1/2 होगा और 1/2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये आपका ए ऑप्शन जो है वो बहुपद नहीं है। यहाँ भी देखा जाए तो पावर बटा में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी रूट x को हटाइएगा तो x का पावर 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है। बात करते हैं हम d की, इसको थोड़ा सा सजा दीजिए। तो रूट 2 का वर्गमूल नहीं होता है, स्क्वायर से रूट बाहर यानी x हो जाएगा, -3 रूट 3x प्लस रूट 6 मिलाइए। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है और आप चाहे तो यहाँ x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो x का हर जगह पावर प्लस रहे और पूर्ण संख्या रहे तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका कौन सा है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 31 है, एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो कोई भी अगर दो चर की बात कीजिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 10 है तो आपसे पूछे कि इसका हल कितना होगा तो आप सीधे कहिए इसका हल कितना होगा, अनगिनत। कहा x का वैल्यू रखिएगा तो y निकलेगा। जैसे x का वैल्यू 2 रखें तो y आपका आ जाएगा 8, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, x का वैल्यू 3 रखिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। यानी अनगिनत हल होगा।
तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण रहे और आपसे पूछे कि उसका कितना हल होगा, तो सीधे आप कहिएगा कितना हल होगा, अधिकतम, अनगिनत। तो ये जो है आपका सही ऑप्शन कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन एपी से है, कहता है 1, 4, 7, 10 का कौन पद आपका 88 है। कौन पद मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, कौन पद 88 है। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू 1, डी निकालिएगा तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म घट करके 3, इसको आप अंतिम पद पढ़िए लास्ट टर्म, तो Tn बराबर 88, फार्मूला चला देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 88। a का वैल्यू पुट कर दीजिए 1, n का वैल्यू नहीं जानते हैं, d का वैल्यू 3, 88 बरे 1 जोड़ में होने जाएगा घटाव में, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3n माइनस 3 जाके घटेगा तो 87, जोड़ में उधर भेज दीजिए, जुड़ करके 90 और 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 30। अर्थात 88 जो है एपी का कैमा पद है, 30वां पद। तो सही ऑप्शन आपका सी है, सी डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर है, कहता है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश किस पाद में स्थित है। तो ये देखिए आप पढ़े होंगे, ये आपका कहलाता है प्रथम पाद, ये आपका कहलाता है द्वितीय पाद, और ये आपका है तृतीय पाद, और ये चतुर्थ पाद होती है। पाद को दूसरा नाम है चतुर्थांश, तो कहीं कहीं आपका पाद नहीं रह के चतुर्थांश लिखल रहेगा, क्वाड्रेंट लिखल रहेगा। इसमें जो होती है दोनों प्लस में होता है, एक्स वाई दोनों, ये आपका माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होती है, और ये प्लस माइनस होता है। तो कोई भी बिंदु लिखिएगा तो उसमें एक्स और वाई होती है, तो आपको उसका चिन्ह देखना है। अगर एक्स वाई दोनों प्लस में तो प्रथम चतुर्थांश, एक्स माइनस वाई प्लस तो द्वितीय चतुर्थांश, एक्स वाई दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश, एक्स प्लस वाई माइनस तो चतुर्थ चतुर्थांश अर्थात चतुर्थ पाद होती है। तो मिलाइए दोनों का चिन्ह जो है वो निगेटिव है, अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, यानी कि ऑप्शन सी दी राइट आंसर। अगला बहुत ही आसान है, कहता है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। अगर आप चार्ट को अच्छी तरह से याद कर लिए तब ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है आपके लिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू देखा जाए तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, इस पे स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होती है, कटा दीजिए तो 1/2 है कहीं ऑप्शन, हाँ है वो, अरे आपका डी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस बहुपद के किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है। तो मान लेते हैं शून्यक आपका अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन नंबर 35, माना कि शून्यक अल्फा एंड बीटा है, तो प्रश्न में दे दिया है शून्यक का योग दिया हुआ 3 और शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है कितना, -10। तो चलिए यहाँ से बहुपद निकाल देते हैं। तो याद कीजिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होती है, यदि शून्यक दिया हुआ रहे तब फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। इस तरह से एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा 3x, और यहाँ वैल्यू रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस, अर्थात बहुपद निकल गया एक्स स्क्वायर -3x -10
यानी जब भी अगर आपको शून्यक देल रहे और कहे बहुपद क्या होगा तो आपको यही फार्मूला चलाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ऑप्शन ढूंढिए कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी दी राइट आंसर। नेक्स्ट है वो है कि कौन अभाज्य संख्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। याद कीजिए प्राइम नंबर पिछले वीडियो में हम बताए थे, एक को छोड़ करके वैसी प्राकृत संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और अन्य संख्या से नहीं कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर किसी दूसरे से कट जाए तो वो भाज्य हो जाती है, और सिर्फ अपने से कटे, एक से कटे और किसी से नहीं कटे उसी को बोला जाता है प्राइम नंबर। 15 मिलाइए, 3 से, 5 से, 1 से और 15 से कटता है, मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। 23 वो अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 और 23 और किसी से नहीं कटता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है, कहता है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए यहाँ कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा है, तो बेहतर होगा कि सभी को किसमें चेंज कर दे, साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। तो tan का फार्मूला साइन बटे कॉस, सेक का फार्मूला 1/, कॉस। यहाँ भी कॉट का फार्मूला चला दीजिए, कॉस बटे साइन, और कॉसेक का फार्मूला 1/, साइन। इस तरह से एलसीएम ले लीजिए, कितने का एलसीएम, कॉस थीटा गुना होगा, रिजल्ट होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ भी कितने का एलसीएम, साइन थीटा का, रिजल्ट होगा ये गुना चल जाएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अगर आप गुना कीजिएगा तो इसको अगर ए पढ़ते हैं, कॉस प्लस साइन को ए पढ़ा जाए, इतना दूर को ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहलौका के स्क्वायर माइनस दूसरौका के स्क्वायर। तो इसको ए पढ़े हैं तो फार्मूला चला देते हैं, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, नीचे भी गुना कर दीजिए तो रिजल्ट होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको ए पढ़िए, इसको बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जेकर वैल्यू 1 होता है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और टोटल के बटा में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कटा, रिजल्ट बचा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, बटा में आपका कॉस है साइन है, मिलाइए कॉस साइन यहाँ भी और कॉस साइन यहाँ भी, ये दोनों कटेगा, बचेगा 2। यानी कह सकते हैं कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, जिसकी वैल्यू कितना होता है, अरे 2 होती है, अर्थात ऑप्शन डी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दिया जाए तब उसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप मुझे फार्मूला बताइए, वृत्त का परिधि क्या होती है। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होती है वरे पाई r स्क्वायर। तो यहाँ दोनों चीज़ की चर्चा है, परिधि का भी और क्षेत्रफल का भी।
तो कहता है यदि एक वृत्त का परिधि कितना रहे 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए बनाते हैं। मानते हैं कि पहले परिधि कितना हुआ रे, मानते हैं कि उसका परिधि 2 पाई आर है, 2 पाई है। इसका फार्मूला चला दीजिए 2 पाई आर बराबर 2 पाई ख़त्म हो गया तो बचा आर बराबर कितना 1। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया मतलब क्षेत्रफल। फार्मूला होती है पाई आर स्क्वायर, आर के वैल्यू 1 रख दीजिए तो 1 के स्क्वायर 1 होती है, अर्थात कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा। और जब मानते हैं कि उसका परिधि कितना रहे 4 पाई रहे, फार्मूला चला दीजिए 2 पाई आर बराबर 4 पाई से पाई कटा 2 से कटाइएगा 2 बार में तो आर बराबर 2। अब इसका पुनः एरिया निकाल दीजिए, फार्मूला होती है पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू रख दीजिए 2 के स्क्वायर तो 2 दूनी 4 पाई। अब मिलाइए, जब परिधि इसका 2 पाई था तब इसका क्षेत्रफल पाई आया, जब परिधि इसका 4 पाई था तब इसका क्षेत्रफल कितना आया 4 पाई आया। कितना आया 4 पाई आया हुआ रे। तो कह सकते हैं कि यहाँ आपका पाई है और यहाँ 4 पाई है, तो बताइए कई गुना इससे हो रहा है। इसको अगर हम लिखेंगे तो 4 गुने पाई लिख सकते हैं। पाई पहले था 4 अब है, यानी कि पहलौका क्षेत्रफल से नयका क्षेत्रफल कितना गुना होगा 4 गुना होगा। यानी सही ऑप्शन आपका कौन सा है डी राइट आंसर। अगला गुरे मूल बिंदु का नियामक क्या होती है, तो आप पढ़े होंगे मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0। आप हमें बताइए एक्स अक्ष का नियामक क्या होती है, तो एक्स अक्ष का नियामक x 0 होता है और y अक्ष का नियामक 0 y होती है। एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट x 0, y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 y और मूल बिंदु ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होती है। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 39 तक, उसके बाद देखेंगे आगे। तो आपसे अनुरोध करते हैं कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बैंक को बना डालिए। 2010 से लेकर 2020 तक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आपका कोचिंग में क्या पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया अब वो सब कोई वैल्यू नहीं रखता है। बस अब क्वेश्चन बैंक जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आप बना लेते हैं तो हम पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम चेक कर लेंगे। और कोई तरह के कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको बना के पुनः भेज देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 कहता है कि x बराबर -5, x बराबर -5 का आलेख मतलब ग्राफ उसका कैसा होगा। तो चलिए पहले ग्राफ खींचते हैं। ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है और नीचे आपका y डैश। इधर आप जानवे करते हैं पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होती है। ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर x 5 की वैल्यू देखा जाए, अगर +5 रहता तो आपका इधर होता, लेकिन -5 है तो ज़रूर इन्हें होगा। मान लेते हैं कि -5 जो है ये -1 है, -2 है, -3, -4 और ये आपका कितना है -5 है। तो ये जो देख रहे हैं x बराबर -5 काल एक सरल रेखा होगी। सरल रेखा तो है ये है, देखा जाए यही आपका सरल रेखा है। तो इसी की आकृति आपको बताना है कि आकृति क्या है। y अक्ष के समानांतर है। देखिए तो y अक्ष के है समानांतर नहीं, y अक्ष के समानांतर नहीं है। और देखा जाए तो y अक्ष के x अक्ष के समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर भी नहीं है। समानांतर किसको कहते हैं, जैसे ये रेखा और ये रेखा, मान लिया जाए ये AB है, ये आपका CD है। तो आपसे अगर कोई पूछे
कि बता दो क्या ए बी जो यहाँ पे है वो आपका समानांतर ए बी सी डी समानांतर है, तो कहेंगे हाँ समानांतर है। समानांतर वो होती है जब दोनों रेखा को आगे या पीछे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को नहीं काटे, वही आपका समानांतर रेखा होती है। तो देखा जाए यहाँ ए बी और सी डी जो है वो आपका समानांतर रेखा है। तो कह रहा है एक सच के समानांतर है, तो एक सच के समानांतर नहीं है वो, अरे एक्स अक्ष पर ही है, ये एक्स अक्ष पर ही है, लेकिन एक सच के कहाँ ऋणात्मक की ओर है। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो एक्स अक्ष पर ही है ये, लेकिन एक सच के कहाँ वो, अरे ऋणात्मक दने है। वाई एच के समानांतर नहीं होगा, इसका समानांतर नहीं है। मूल बिंदु से जाती हुई, हाँ ये सही है वो, अरे मूल बिंदु से जाती हुई है, यानी देखा जाए तो ये कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से जाती हुई। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है, सी डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 साइन 63 डिग्री और कॉस 27 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यदि दो कोण जुड़ करके 90 डिग्री हो जाए, यदि दो कोण जुड़ करके 90 डिग्री हो जाए तो दो गो में से किसी एगो को 90 में चेंज कर दीजिए। जैसे ये 63 27 जुड़ करके 90 होता है, तो दोनों में से किसी एगो को चेंज कर दीजिए। तो 63 रहने देते हैं और 27 को चेंज कर दीजिए, तो 90 माइनस 27 डिग्री इस तरह से हो जाएगा, 90 माइनस 63 होगा। इस तरह से साइन 63 डिग्री, याद कीजिए फार्मूला, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा। यानी कॉस रहे 90 रहे तो यहाँ जो रहेगा वही लिख देना, लेकिन कॉस को हटा के साइन लिख देना। तो कॉस 90 माइनस थीटा के फार्मूला साइन थीटा, कॉस मिल रहा है 90 मिल रहा है, इसको थीटा पढ़ेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। मिलाइए दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा कट के। तो यदि दो कोण जुड़ करके 90 हो जाए तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू कितना मार सकते हैं, 1। तो 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक पूछ रहा है। किसका शून्यक पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y 6x माइनस 2 का शून्यक। शून्यक वह होती है जो 0 के बराबर हो जाए, मतलब बहुपद जो होगा वो किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो कितने का एलसीएम, 6 का एलसीएम हो जाएगा। 6 गुना में जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। 6 दूनी 12 बराबर 0, 6 को आने जाने दीजिए, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। अब आप गुणनखंड तोड़िए कि इसका गुणनखंड कितना पे टूटेगा। तो 9 8 72 और 12 5 60, 12 6 72, यानी कितना पे टूटेगा आपका गुणनखंड, 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। आप चाहे तो इसका गुणनखंड तोड़ के x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट आप देखिए कि कितना पे टूटा है, तो प्लस 9 और माइनस 8 पे टूटा है। तो हमको वैल्यू किसका चाहिए, x चाहिए। x को ही क्या बोलेंगे, शून्यक बोला जाता है, इसी को मूल बोला जाता है, या तो इसी को हल करें तो x का वैल्यू निकालना है। तो जितना पर आपका गुणनखंड टूटा है उसका चिन्ह चेंज कर दो। प्लस 9 पर टूटा है तो माइनस 9 लिख देना है, माइनस 8 पे टूटा है तो प्लस 8 लिख दीजिए, और एक्स स्क्वायर का जो बगल में है उससे आप भाग दे दीजिए। तो कितना मतलब है कि जब भी अगर आपसे शून्यक पूछा जाए तो शून्यक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है गुणनखंड जितना पे टूटा उसका चिन्ह चेंज कर दो,
+9 है तो -9, -8 है तो +8, और x स्क्वायर के बगल वाला से भाग दे दीजिए। तो भाग दे दिए, कटा दीजिए तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 से कटाइए 2 चौके 8, 2 तिया 6, अर्थात कितना निकल गया -3/2, और यहाँ आपका 4/3। तो मिलाइए, है कहीं ऑप्शन -3/2 4/3, अर्थात बी डी राइट आंसर। तो जब भी आपसे अगर शून्यक पूछे तो आप चाहते हैं कि हम पूरा हल नहीं करें, बिना x का वैल्यू निकाले हुए डायरेक्ट निकालना है, तो यही सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और बहुत ही इजी है, क्वेश्चन नंबर 43। ये सब आप पढ़े होंगे एपी में। कहता है एपी को दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ रहा है। फाइंड 30वां पद को कहते हैं T30। आपको T30 निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालिए, ए का वैल्यू 10, डी निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10, घट करके -3। तो चलिए Tn का फार्मूला चला देते हैं, a + n - 1 × d, n के जगह रख दीजिए 30। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 30 लिखेंगे, और a का वैल्यू रख दीजिए 10, प्लस यहाँ 30 - 1, और d का वैल्यू रख देते हैं -3। इस तरह से 10 हो जाएगा, घट करके 29 × -3 गुना कीजिएगा तो 29 × 87, घट करके -77। तो 30वां पद कितना हो जाएगा -77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ, जिसका हिंदी होता है यदि, tan थीटा बराबर 8/15 है तो किसकी वैल्यू बता दो, कौशिक थीटा। तो tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15, फार्मूला चला दीजिए P/B। तो क्या घट रहा है, h के फार्मूला होता है √P² + B²। P का वैल्यू रख दीजिए 8² + 15² 8 × 64, ये आपका 225 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो 289, और जिसका वर्गमूल 17। तो अगर 8 और 15 रहे तो h हमेशा 17 होता है, याद रखिएगा। ट्रिपलेट जैसे 3, 4 रहे तो h हमेशा 5 होता है, अगर 8 और 6 रहे तो h हमेशा 10 होता है। ये सबको ट्रिपलेट बोलते हैं। तो डायरेक्ट आप दिमाग लगा सकते हैं कि यदि 8 और 15 दिले है तो बेटा h की वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से h का वैल्यू आपको पता हो गया 17। तो कहता है कौशिक थीटा, बताइए कौशिक थीटा का फार्मूला क्या होती है, h/P। कौशिक थीटा के फार्मूला h/P होता है। h का वैल्यू 17 और p का वैल्यू यहाँ से 8। तो कौशिक थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 17/8, अर्थात ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहता है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। याद कीजिए, एगो पिछले क्लास में देखे थे वीडियो, 1 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, n तक, और इसका फार्मूला आया था n × n + 1/2। तो आप चाहे तो इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कहाँ तक जोड़ना है अरे, 1 + 2 + 3, और कहाँ तक जोड़ना है आपको, 100 तक। तो ये वैल्यू आपका n कहला जाएगा। तो n का वैल्यू 100 हो गया। योग निकालना है तो चलिए योग निकाल देते हैं। योग जेकर इंग्लिश होता है सम। तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, n × n + 1/2, n का वैल्यू रख देते हैं 100, यहाँ भी रख दीजिए 100 + 1/2, 2 से कटाइए 50 बार में, जोड़ दीजिएगा तो 101, गुना कर दीजिए
तो 5 हो जाएगा, 0 5 और यहाँ 0 लिख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 50 50। या तो आप AP का मदद ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म आपका A हो जाएगा, यानी A बराबर 1, D निकालिएगा 1 हो जाएगा, N बराबर 100 हो जाएगा। SN के फार्मूला चला दीजिए, वहाँ से भी आपका योग निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका है साइन 90 माइनस थीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूले है। साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होती है, कॉस थीटा। ये सब आप टोटल ध्यान में रखिए फार्मूला। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, और कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। इसके बाद होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। यानी साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, सेक कौशिक में बदलता है, कौशिक सेक में बदलता है, टैन कॉट में और कॉट टैन में। कब, जब 90 डिग्री रहे तब। तो कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा। टोटल आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें लगभग 46 तक पहुंच गए। अगला देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से बाहर हो जाए। रूट से बाहर हो जाएगा परिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं होवे परिमेय संख्या नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे पूछे कि बता दो रूट 75/48 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो कहिएगा सर रूट से तो बाहर नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको आप हल कीजिएगा तो आप देखिएगा कि रूट से बाहर हो जाता है। तो चलिए हल करते हैं। हम 75 को लिख सकते हैं 25 तिया 75, 48 को लिखेंगे 16 तिया 48। मिलाइए 3 3 कट गया, 25 का वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल कितना हो गया 4। मिलाइए रूट से बाहर हो गया। तो यदि रूट से बाहर हो जाए तो वो आपका क्या होती है, परिमेय संख्या। यानी कह सकते हैं कि रूट 75/48 जो है वो आपका परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। रूट से बाहर नहीं होवे अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होती है। तो मिलाइए यहाँ रूट है, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, ये अपरिमेय है। यहाँ देखिए तो रूट 3 कट गया, बचा सिर्फ आपका 2, और 2 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि कौन सही ऑप्शन है, सीधी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है, अभी तुरंत इस ढंग से बनाए थे त्रिकोणमिति वाला क्वेश्चन। कहता है कि इफ क्वेश्चन नंबर 48 सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है 13/12। याद कीजिए फार्मूला h/b होता है। तो यहाँ से p निकालते हैं, फार्मूला चला देंगे h² - b²। h का वैल्यू रख दीजिए 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169, यहाँ 144 घट करके 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कॉट थीटा का फार्मूला b/p होती है। b का वैल्यू यहाँ से मदद लेते हैं 12 और p का वैल्यू 5। तो कौन सा सही ऑप्शन है, 12/5 अर्थात सीधी राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 49 है जो कि VBI है, और ये हर बार एग्जाम में पूछती है और इस बार भी पूछेगा वो, अरे इसलिए गौर से देखिएगा। 49 नंबर कहता है
कि 2 गो बिंदु है, एक बिंदु आपका 3, 4 है और दूसरा बिंदु बी है जिसकी कोऑर्डिनेट -3 एंड 8 है। तो कहता है इसका मिडिल पॉइंट बता दो, मध्य बिंदु बता दो। तो मान लिया जाए कि एक बिंदु आपका यहाँ ए है, यहाँ बिंदु बी है और ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और मान लिया जाए कि P आपका मध्य बिंदु है और जिसका कोऑर्डिनेट x y है। तो यहाँ से लिखने जा रहे हैं मिड पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट माने हैं x y और इसका फॉर्मूला होता है x वाला को जोड़ दीजिए 2 से भाग, y वाला को जोड़ दीजिए 2 से भाग। तो मध्य बिंदु निकालने का सबसे एकदम सिंपल तरीका है। मिड पॉइंट मिडिल पॉइंट एक ही होता है सब है। तो मिड पॉइंट निकालना है, मिडिल पॉइंट निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो x वाला को जोड़िए 2 से भाग तो आपका x निर्देशांक निकलेगा, y वाला को जोड़िए 2 से भाग। तो चलिए यहाँ भी निकाल देते हैं मिड पॉइंट अर्थात मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होती है x वाला को जोड़ना है 2 से भाग, y वाला को जोड़ना है 2 से भाग। जब भी कोई बिंदु लिखा जाता है तो x y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, यहाँ x का वैल्यू -3, y का वैल्यू 8। तो जब भी आपको कहे मध्य बिंदु निकालो तो x वाला को जोड़िए 2 से भाग, y वाला को जोड़िए 2 से भाग। ये x है, ये आपका y है। तो चलिए निकालने जा रहे हैं, इसको जोड़ दीजिए। तो 3 - 3 का है जोड़िएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जोड़िएगा तो 4 + 8/2, ये आपका कट जाएगा 3 में से 3 तो बचेगा 0/2। यहाँ 12/2 हो जाएगा। इस तरह से रिजल्ट होगा 0 कुछ भी अंक 0, 2 से कटाइएगा तो कितने बार में, 6 बार में। तो आपका मिडिल पॉइंट निकल गया, मध्य बिंदु निकला। कितना हुआ रे, 0 और 6। तो 0 और 6 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कहता है कि किसी वृत्त पर, तो आप फार्मूला रट जाइए एकदम, या ध्यान में रखिए कि मध्य बिंदु कहीं भी अगर पूछे तो x वाला को जोड़िए 2 से भाग, y वाला को जोड़िए 2 से भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लिया जाए ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है। अरे मान लेते हैं वृत्त के बाहर एगो बिंदु लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं P। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचिए तो कितने स्पर्श रेखा खिंचाएंगे, 2 स्पर्श रेखा खींची जाते हैं। कितनी, 2। तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर खींचेंगे तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 2। और ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है। अगर आपका PA का वैल्यू 8 है तो PB का वैल्यू भी कितना होगी, 8 ही होगी। तो कौन सा सही ऑप्शन है, 2 इज दी राइट आंसर। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 50 तक और आगे शेष 10 क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक 2020 का हो गया, 2019 का हो गया, 2018 का, 2017 का, 2015 का, जब लगातार आप 5-6 सेट मार लीजिएगा ना बैक टू बैक और उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा ना, तो आपको एक अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसन क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जब तक 4-5 गो सेट नहीं बनाते हैं और 4-5 गो क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस सेट या तो मॉडल सेट जब तक लगातार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो कम से कम आप जो है 4-5 गो बैक टू बैक बना लीजिए, उसके बाद आपको कॉमन पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन जो है ज़्यादा फंसता है मेरा। तो जो क्वेश्चन आपको डीपली लगे, थोड़ा मतलब नहीं समझ में आवे, उस पर थोड़ा
कमांड कर लेना है। जो चैप्टर आपको वीक लगे उसको अभी टाइम है बुआरे, 20 से 25 दिन अभी आपके पास टाइम है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। फिर से आप उस टॉपिक को देखिए और समझिए कि क्या दिक्कत है, आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास पूछ रहा है, जबकि यहाँ दे दिया गया है एरिया बराबर 64 पाई। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है। पाई से पाई कटा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और इस तरह से आर बराबर कितना निकल गया, 8 सेंटीमीटर। आप पढ़े होंगे कि व्यास जो होती है त्रिज्या के दुगनी होती है, तो त्रिज्या 8 है तो व्यास कन्फर्म है कि कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल देल था, फार्मूला चला दिए पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कटा, स्क्वायर हटा, रूट चढ़ा, और 64 के वर्गमूल 8 होता है। व्यास निकालना है वो, अरे तो त्रिज्या के दुगनी हो वो है, तो ये 8 तो दुगना कर दिए तो 16 सेंटीमीटर। अर्थात सही ऑप्शन कौन है, बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 है। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है त्रिभुज DEF में और त्रिभुज PQR में दो गो ट्रायंगल लेते हैं। यहाँ DEF है और यहाँ आपका है वो है PQR। कहता है दो गो ट्रायंगल है, दिया हुआ है कि एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है। एंगल D जो है एंगल Q के बराबर है, मिला लीजिए। एंगल D जो है किसके बराबर है, Q के बराबर है, और एंगल R जो है एंगल E के बराबर है। तो एंगल E जो है वो किसके बराबर है, एंगल R के बराबर है। तो यहाँ देखा जाए बोले दो कोण बराबर है, तो यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और इसी को कहा जाता है साइड साइड समरूपता। तो चलिए तीसरा कोण कौन हो जाएगा, त्रिभुज DEF में तीसरा कोण आपका F है, और PQR में तीसरा कोण आपका P है वो अरे। तो कह सकते हैं कि एंगल F जो है एंगल P के बराबर होगा। एंगल F जो है एंगल P के बराबर, एक बार फिर से रिपीट, D बराबर AQ है वो अरे, और E बराबर आपका R है। तो यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए ये आपका 70 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, तो ये 70 हुआ रे तो ये भी 70 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7 5 12 120 डिग्री, तो कन्फर्म है कि 60 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 7 5 12, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मिलाइए, तीसरा ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं बराबर। तो यदि किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, एंगल F बराबर एंगल P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण युग में 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 15 का देखना है वो कि कैसा हल है। याद करते हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x b2y + c2 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। तो यदि a1/a2 बराबर नहीं रहे b1/b2 तो अद्वितीय हल होते हैं। कैसा हल होता है, अद्वितीय हल, एकदम ध्यान में रखिएगा। a1/a2 बराबर रहे b1/b2 बराबर रहे c1/c2, तब इसका अनेक हल होता है। इसी को अनंत भी बोलते हैं। अगर a1/a2 बराबर रहे b1/b2 बराबर नहीं रहे c1/c2, तो ये आपका कोई हल नहीं होता है।
नो एनी सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता है। तो कह रहा है प्रश्न में कि जांच करें कि कैसा हल है। तो आपको देखना है यदि दोनों इक्वल नहीं रहे तो अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और यहाँ वैल्यू निकलता है एक बुअरे। अनेक हल जिसका ग्राफ जो होती है संपाती होती है, यानी एक ही लाइन पे उसका ग्राफ खिंचा जाएगा बुअरे, और कोई हल नहीं का ग्राफ समानांतर होती है, जैसे रेल के पटरी की तरह होगा बुअरे, कोई हल नहीं का ग्राफ। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ से। a1 का वैल्यू x के बगल वाला, b1 का वैल्यू y के बगल वाला, c1 इसके बगल वाला बुअरे। तो निकाल देते हैं यहाँ से डायरेक्ट हम 2/4 कट करके 1/2, आगे निकाल दीजिए b1 b2 अर्थात 3/6, यानी यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। आगे निकाल दीजिए बुअरे c1/c2 -5/-15, 5×15 अर्थात कितना आ गया 1/3। देखा जाए बुअरे तो a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया, c1/c2 1/3 आया। यानी कह सकते हैं कि 2 मैटर बराबर है और तीसरा मैटर बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर रहे c1/c2 नहीं, तो ये क्या होता है, कोई हल नहीं। अर्थात कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी दी राइट आंसर। और इससे हर साल क्वेश्चन आता है बुअरे, कोई हल नहीं, अनेक हल या तो अद्वितीय हल, इससे हर साल क्वेश्चन रहती है, इसलिए आपको इस सब पर ध्यान देना है, विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि यदि यहाँ से दो गो संख्या दिया गया 65 और 117 का मासा जो है बुअरे वो कितना दिया गया है, का मासा प्रश्न में दे दिया गया है 65m - 117। तो कहता है m का वैल्यू क्या होगा। पहले आप हमको ये बताइए 65 और 117 का मासा क्या होगा। तो 65 और 117 का मासा, याद कीजिए मासा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काट दे, वही आपका मासा होता है। तो देखा जाए बुअरे तो 13 से दोनों कट जाती है, 13 × 5 = 65, 13 × 17 से, यानी 65 और 113 का मासा 117 का मासा कितना होगा 13। तो 65 117 का मासा ये है, 65 117 का मासा ये है, दोनों एक ही है बुअरे। तो चलिए दोनों को इक्वल कर देते हैं, चूँकि 65m - 117 बराबर 13, 17 117 होने जाएगा, जोड़ में जुट जाएगा। इस तरह से 65m बराबर जुड़ करके 130 कटा दीजिए तो 2 बार में कटेगा, और m का वैल्यू कितना आ गया 2। एक बार फिर से रिपीट, 65 117 का मासा ये है, 65 117 का मासा ये है, दोनों देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है बुअरे, तो इधर भी दोनों इक्वल होगा। अर्थात LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। तो हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया और m का वैल्यू निकाल लिए। तो m का वैल्यू कितना आया 2 आया। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखा जाए तो बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो गया, शेष 6 बचा हुआ है बुअरे। और ये भी देख लेते हैं, कहता है आगे 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात कितना बुअरे, 2, 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। तो जिसका पूछे वो ऊपर रहेगा, जिसे लासा और मासा। तो पहले लासा आया बुअरे, तो ऊपर पहले तुमको लासा निकालना है और नीचे मासा लिखना है। अगर प्रश्न में रहता मासा और लासा का अनुपात क्या होगा, तो मासा ऊपर और लासा नीचे। तो चलिए रेशियो, रेशियो जिसका हिंदी होता है बुअरे अनुपात। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। ऊपर कहता है तुमको लासा होनी चाहिए और नीचे की होनी चाहिए मासा। तो बताइए लासा किसे कहते हैं,
वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्या से कट जाए, यानी 2 से भी कटना चाहिए, 10 से भी कटना चाहिए और 20 से भी कटना चाहिए, वही आपका लसा होगा। तो बताइए 2, 10, 20 का लसा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मिलाइए, 2 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, तो यही आपका लसा होगा। मसा भी तुरंत बताएं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्या को काट दे, मतलब 2 भी कट जाए, 10 भी कट जाए, 20 भी कट जाए, तो मासा में स्वयं कटता है और लसा में दूसरे को काटता है। तो बताइए कौन वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 2 को काट दे, 10 को काट दे और 20 को भी काट दे? तो यहाँ से 2 होगा बुआरे। मिलाइए, 2 से 2 भी कटता है, 10 भी कटता है और 20 भी कटता है। इस तरह से कटा दो तो 10 हो जाएगा, अर्थात 10/1 अनुपात में बदलिएगा तो 10:1 होगा, अर्थात 10:1। तो लासा पूछे तो 2, 10, 20 का लासा ऊपर और मासा नीचे। अगर मासा पूछता तो ऊपर मासा और नीचे लासा। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? 10:1, अर्थात ऑप्शन बी दी राइट आंसर। कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? याद कीजिए, पिछला क्लास में हम बताए थे कि प्रायिकता जो होती है वो अरे 0 होती है या 0 से बड़ा होती है। प्रायिकता जो होगा वो 0 से बड़ा, देखिए मुँहा फाड़ ले इधर वो अरे प्रायिकता देने, यानी कि प्रायिकता बड़ा होगा, 0 छोटा होगा। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर और 1 होगा या तो 1 से छोटा होगा। प्रायिकता का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ी प्रायिकता नहीं होती है और 0 से छोटा भी प्रायिकता नहीं होता है। यानी प्रायिकता जब भी होगा तो 0 होगा, 1 होगा और 0, 1 के बीच में होगा। मिलाइए इसको, देखिएगा अगर भाग करके बुआरे तो 3 छक 18, अर्थात इतना इतने रहेगा, यानी 66 आ रहा है बुआरे, 0, 1 के बीच में है। यहाँ भी देखा जाए तो 0, 1 के बीच में है। 15% को हटा के लिखिएगा तो 0.15 होगा, अर्थात ये भी आपका 0 और 1 के बीच में है। तो देखा जाए तो ये माइनस में है, तो माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। तो कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो सी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता का वैल्यू 0 होता है, 0 से बड़ा होता है, 1 होती है और 1 से छोटा, यानी कि माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होगा। यानी कि आपका सी जो है वो आपका बी, यहाँ बी लिखाएगा, गलती से लिखा गया था, बी जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा? आप हमें बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हुए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसका मासा पूछ रहा है, तो मासा जो दोनों में कॉमन रहे वही आपका मासा होता है। तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है? 2। मिलाइए, 2 से दोनों कटता है, 4 भी 2 भी, या तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गई संख्या को काट दे, तो 2 जो है 4 को भी काटता है और 1 को भी 2 को भी काटता है। तो यहाँ इसका कितना हो जाएगा? 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और ये दोनों का मासा कितना हो जाएगा? 2। तो कौन सा सही ऑप्शन? बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, थोड़ा बढ़िया समझिएगा। 58 नंबर थोड़ा हटके है। कहता एक धातु का घन जिसकी भुजा दिया गया 1 सेंटीमीटर, यानी कह सकते हैं घन का भुजा जो है वो आपका कितना हुआ रे? 1 सेंटीमीटर को खींचकर 4 mm का व्यास का एक तार बनाया गया, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। घन तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन तार जो होती है वो आपका बेलन की तरह होती है। तार किसके तरह होती है?
अगर कहीं भी अगर तार की चर्चा होवे तो समझ जाना बेलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो? अरे बेलन। ये केंद्र होता है, ये त्रिज्या कहलाती है वो। अरे ये ऊंचाई होता है, यही आपका लंबाई भी कहलाती है। तो ये बेलन का ऊंचाई बोलिए या लंबाई बोलिए, दोनों सेम चीज़ है। अगर लंबाई पूछे तो समझ जाना ऊंचाई की बात कर रहा है, या तो ऊंचाई पूछे तो समझ जाना कि लंबाई की बात कर रहा है। यानी यही आपका बेलन का लंबाई है, यही आपका ऊंचाई है। तो एक घन एले बुअरे ओकरे खींच के ओकरे पिघला के क्या बनाया गया है? एक तार बनाया गया है। तो घन आपका 3D है और बेलन भी आपका 3D है। तो जब एक 3D को दूसरे 3D में बदला जाए तो दोनों का आयतन इक्वल होता है। जब एक 3D को दूसरे 3D में बदला जाए तो दोनों का क्या होती है? इक्वल, आयतन इक्वल होता है बुअरे। इसका व्यास दिया हुआ है बेलन का 4 mm, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा बुअरे 2 mm हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दीजिए। सेंटीमीटर में बदलना है तो कितना से भाग दे पड़ेगा? 10 से भाग दे पड़ेगा। कटा दीजिए तो r बराबर कितना निकल गया? 1/5 सेंटीमीटर। एक बार फिर से रिपीट, इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm, तो त्रिज्या 2 mm हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल दिए। mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग, कटाएं तो 2 × 5 = 10, अर्थात 1/5। वरे घन को किस में बदले हैं? बेलन में बदले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलन का भी बराबर घन का भी, यानी बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो जब एक 3D को दूसरे 3D में बदला जाए तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो इक्वल होगा। तो हमने इक्वल कर दिया। बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। बेलन के आयतन के फार्मूला πr²h, घन के आयतन के फार्मूला होती है भुजा Q। इस तरह से पाई हो जाएगा, r का वैल्यू रख देते हैं, स्क्वायर है तो गुना में 2 बार हो जाएगा, गुने h हो जाएगा, भुजा 1 है। इस तरह से रिजल्ट होगा पाई, गुना कीजिए तो 5 × 5 = 25, और यहाँ आपका हो जाएगा h बुआरे 1 का क्यूब 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई h बराबर 25 हो जाएगा, और h बराबर 25/पाई सेंटीमीटर। ये गुना में पाई होने गया तो भागा में। तो कह सकते हैं कि तार की लंबाई या तो ऊंचाई का है, तार आपका बेलन होती है तो ऊंचाई ही है उसकी लंबाई कहलाता है बुअरे। तो तार की लंबाई कितना निकल गया? 25/पाई सेंटीमीटर, अर्थात ऑप्शन बी दी राइट आंसर। अगला बुअरे 59 बिल्कुल आसान है। कहता है 1 + tan² थीटा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, और फार्मूला क्या होती है? sec² थीटा, अर्थात 59 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए दी राइट आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन आपका बच गया 60 नंबर, उसको भी देखते हैं। तो कहता अगला बुअरे क्वेश्चन आखिरी है, यदि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ बुअरे कितना दिले है? 3:4 दिया गया है। तो कहता उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, जो उसका संगत भुजा का अनुपात होता है वही उसका संगत परिणाम का भी, परिमाप का भी अनुपात हो जाता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते, यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, यानी 9:16 हो जाता। कब? जब क्षेत्रफल पूछता तब। लेकिन परिमाप पूछे, ऊंचाई पूछे, संगत माध्यिका पूछे, कोण अर्धक पूछे तो वही हो जाता है जो उसकी संगत भुजा का अनुपात रहता है। तो आप यहाँ से रट सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं बुअरे कि 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ओकर संगत माध्यिकाओं का अनुपात, उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी संगत अर्धक कोण के अनुपात, उनकी संगत परिमाप के अनुपात के बराबर होती है।
तो जो संगत भुजा का अनुपात है वही उसका परिमाप का भी अनुपात हो जाएगा। अर्थात भुजा का अनुपात 3:4, तो उसका परिमाप का भी अनुपात कितना होगा? 3:4। यानी कि सही ऑप्शन आपका ए है। तो आज का सेवा यहीं तक, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिए कि ताकि अगला वीडियो तुरंत अपलोड कर दे।